हेलो क्लास 10th, दिस इज द कैसा अर्जा। वेलकम टू नोकैड ऑनलाइन। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ लेके आएंगे चैप्टर वाइज, और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर आप इनको करके जाते हो एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा एफर्ट करके ये पीडीएफ बनाया गया है। लास्ट ईयर भी हमने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया था, उनको बहुत 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 हेल्प मिला था इससे। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कोई और मटेरियल यानी आदर्श या मॉडल किसी भी चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये एक पीडीएफ काफी है आपके सारे साइंस के नीड को फुलफिल करने के लिए। इस वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों को ध्यान में रखा गया है, तो मैं जितना भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आप सब कुछ देखेंगे। और एक चीज और, मैं पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम में अभी नहीं डालूंगा जब तक आप वीडियोस पूरा नहीं देख लेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस पूरे फॉलो नहीं कर लेंगे, मैं वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं आप नहीं पढ़ लेंगे, तब तक मैं टेलीग्राम में ये वाला जो पीडीएफ है वो नहीं डालूंगा। तो जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप मेरी बातें भी सुनेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, प्लस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और उसके बाद मैं जो है पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक, तो जितना बताया जा रहा है उसको एज इट इज कीजिए। बहुत ज्यादा एफर्ट से ये बनाया गया आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपके एग्जाम में साइंस से और कोई क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं है। तो जितना बताया जा रहा है पीडीएफ में सबको एज इट इज फॉलो कीजिए। और लगे कुछ उसके बाद कि नहीं, आप ये जो चैप्टर्स आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बताए हो इसको आप पढ़ा भी दो, समझा भी दो, तो उसके लिए फिर आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम आईडी है नीचे, वहां जाके आप मुझे डीएम कीजिए। मैं वहां पे आप फिर आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है नोकैड सीजी बोर्ड साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अब ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है इवोल्यूशन का। ठीक है, हिंदी में इसको मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, बट ये फर्स्ट चैप्टर आपका। इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, मैंने टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो लिखे हैं, टोटल कितने नंबर के आते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें? तो हाउ डिड द ब्लाइंड फिशेस ऑफ कुटुम्बसर केव बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर ओन स्पीसीज एंड गॉट अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। अब कुटुम्ब हिंदी मीडियम वालों के लिए आपके सार में जो अंधी मछली होती है ना कुटुम्बसर की गुफाओं में, वो किस तरीके से वहां सर्वाइव करती है उसको लिखना है। और वो अभी विलुप्त के कगार पे है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है विलुप्त होना। ठीक है, डिस्क्राइब 4 पॉइंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो जीवों का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं, किसी का सिद्धांत बोलते हैं मेरे ख्याल से, वो वाला एक क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीसीज, गिव योर ओपिनियन ऑन दिस। जो डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, क्या ये इवोल्यूशन की वजह से हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीसीज की वजह से हुआ? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आई एम नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, बट इतना तो मुझे बायोलॉजी आती है, सिंपल सी बात। इसका मतलब ये होता है कि आपको पता होगा कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, डार्विन का जो थ्योरी है, डार्विन का जो सिद्धांत है इवोल्यूशन का, उसमें अकॉर्डिंग कि वही जीव जो है पृथ्वी पे आज बचे हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी के अलग के माहौल का, पृथ्वी के हार्श कंडीशन को झेल पाए, है ना। इसके बाद उसका क्वेश्चन है characters of all the organism present in a species are similar, write any 3 reason of the similarity। ठीक है, मतलब जितने भी स्पीशीज पृथ्वी पे मौजूद है उन सबके जो कैरेक्टर्स होते हैं लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं, गुण सब लगभग सेम होते हैं। What are homologous and analogous characters? Explain with example। अब homologous analogous का हिंदी मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन हाँ मैं इसका हिंदी वर्जन आपको जरूर पीडीएफ दूंगा, तो वीडियो आप देखना। homologous analogous कोई एक कैरेक्टर होता है, कोई एक चरित्र होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, तो कृत्रिम सिलेक्शन और प्राकृतिक सिलेक्शन और एडेप्टेशन में इनमें आपको इनको डिफाइन करना है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रेडिक्टेड बाय डार्विन एंड वैलेस। और डार्विन और वैलेस का थ्योरी ऑफ क्या है? इवोल्यूशन है, उसको आपको समझाना है। व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसी जीव के विकास में सिलेक्शन और एडेप्टेशन का क्या रोल होता है। व्हाट इज स्पेशिएशन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। ठीक है, इसको देख लेंगे स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है। मैं हिंदी पीडीएफ दूंगा, ठीक है।
What is the effect of increase in population of human on the number of other organism? मतलब जो इंसानों की जो जनसंख्या बढ़ रही है तो इंसानों की जनसंख्या के बढ़ने का दूसरे जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सब बर्बाद हो रहे हैं, हम खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आपको इवोल्यूशन में से सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, कुछ चैप्टर में आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है सर, लेकिन नहीं, मैंने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। अब जब मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस भी दूंगा तो आपको पता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा ही होते हैं, तो कई के चैप्टर्स आपको लग सकता है कि सर इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो यहां हमारे पास है पहला क्वेश्चन, मतलब यहां अम्ल, क्षार और लवण इसका नाम है। इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है क्या? नहीं, टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। व्हाई इज पिकल नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एल्यूमिनियम कंटेनर? मतलब जो अचार होता है उसको कॉपर या एल्यूमिनियम कंटेनर में क्यों स्टोर करके नहीं रखते? क्योंकि एसिड होता है अपना अचार, और वो रिएक्शन करके यहाँ पे जो है ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। सुरेश इज अ ब्लाइंड स्टूडेंट। सुरेश एक अंधा छात्र है। विच इंडिकेटर कैन ही यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस? तो उसे कौन सा इंडिकेटर देना चाहिए जिससे वो अम्ल और क्षार, एसिड और बेस में अंतर कर सके? देखो मैं हिंदी में बताते रहूंगा। विच इंडिकेटर कैन बी यूज्ड बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस? ये और ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अंधे बच्चों के द्वारा कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है ताकि वो एसिड और बेस में पहचान कर सके? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? गिव टू एग्जांपल। दो इसके आपको एग्जांपल देने हैं। द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क, मैं पूरा हिंदी में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा बीच बीच में, तो कोई छोड़ के नहीं जाना बीच में कि नहीं पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, होशियार बन जाते हैं। नहीं, मैं जाकर लंबी वीडियो बना रहा हूं तो वहां कुछ चीजें बता रहा हूं। द पीएच और फ्रेश मिल्क इज 6। फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच 6 होता है। व्हाट विल बी द पीएच व्हेन इट्स गेट इनटू कर्ड और योगर्ट? तो अगर आप जो फ्रेश मिल्क है, दूध है फ्रेश, उसका पीएच 6 होता है। जब वो दही बनता है या वो योगर्ट बनता है तो उसका पीएच क्या होगा? कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है। नेम एनी 2 एसिड्स फाउंड इन फूड आइटम्स। हमारे खाने के पदार्थ, खाने में कौन से 2 एसिड्स पाए जाते हैं? नेम 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेस। अब आप बोलोगे सर ये सब भी, अरे बच्चों ये सब तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये आपको इतना लंबा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इनमें ये पिद्दी से क्वेश्चंस भी मैंने लिख के दिए ताकि आपका 1 नंबर भी 2 नंबर भी ना छूटे। ठीक है, नेम 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार, एसिड और बेस के 2 प्राकृतिक स्रोत बताइए जहां से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट विल बी नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? पोटेशियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, समझाइए। Which gas is generally released during the reaction of a metal with an acid? जब एक मेटल, धातु किससे रिएक्ट करता है? अम्ल से रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है मेटल, तो उस केस में कौन सा गैस निकलता है? सबको पता होना चाहिए। उसके बाद पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल ऑफ टिकेश्वरी फील्ड इज 4.2। ये 4.2 है। टिकेश्वरी के खेत के जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका पीएच वैल्यू 4.2 है। फॉर गुड यील्ड ऑफ क्रॉप, यील्ड मतलब होता है पैदावार, क्रॉप मतलब होता है फसल, फसल के अच्छे पैदावार के लिए हाउ कैन शी कंट्रोल द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल? वो किस तरीके से अपने खेत के मिट्टी का पीएच बैलेंस कर सकती है? पीएच वैल्यू ऑफ 2 सब्सटेंस ए एंड बी आर 8.2 एंड 2.5, है ना। दो सब्सटेंस का पीएच है 8.2 और 2.5। विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक? इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है? ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो इतने, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। सोनाक्षी टेस्टेड PQRS4 solution from universal indicator and found pH. Okay, a small amount of vegetable fell in Kusum's cloth during lunch. After going home, she applied soap on that area. Then the cloth become red. Explain its cause. ठीक है, ये भी आपको होगा, मतलब गिर जाता है कपड़े पे तो जाती है घर में साबुन रगड़ती है। आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन द फॉलोइंग सॉल्ट। ये भी क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। NH4Cl, ये आपका क्या रहा होगा? ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन हाँ ये है, ये आपका होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं इसमें तुक्का तो लगा नहीं सकता हूँ, मुझे तो पता है क्या हो सकता है, 3-4 ऑप्शंस पता है। NaSCO3 हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, यहाँ पे NaSCO3 हो सकता है। अब ये देखो CH लिखा हुआ है, इसके बाद क्या हो सकता है? ये CONS2 हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, ठीक है, AlCl3 हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आपको सार में मिल जाएगा।
ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर की। मतलब हीट मतलब होता है ऊष्मा और टेम्परेचर मतलब ताप, ऊष्मा और ताप से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, 4 नंबर के 1 और 3 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं मेरे ख्याल, जहां तक मुझे पता है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा शायद 1 नंबर या 2 नंबर में, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। राइट 3 यूजेस ऑफ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। जो अपना वाटर है उसकी मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट का हम डेली लाइफ में क्या उपयोग करते हैं, मतलब उसके अधिकतम अपना विशिष्ट ऊष्मा का क्या उपयोग करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब विशिष्ट ऊष्मा क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है। व्हाट इज थर्मल इंसुलेटर मटेरियल, ये क्या है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर बाय शोइंग लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन इट। आपको एक फ़ारेनहाइट का स्केल बनाना है, उसमें दिखाना है हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर। सब आपको सार में मिल जाएगा, सब के सब क्वेश्चन। और जो नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं दे दूंगा। व्हाट इज थर्मल कंडक्टर, ठीक है। ऊष्मीय चालक क्या है। व्हाट इज थर्मल बैड कंडक्टर, और ऊष्मीय कुचालक क्या है। गिव सम एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट फ्रॉम डेली लाइफ और डिस्कस इन डिटेल। इंक्रीज इन टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, इन सबको आपको बताना है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल जो होती है ना थर्मामीटर, उसका स्केल बनाना है और उसमें आपको दिखाना है अधिकतम ताप हाईएस्ट टेम्परेचर और न्यूनतम ताप मतलब लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चंस करना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 4 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे यहां से भी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मेरे ख्याल से यही इसका नाम होगा। इससे इतने सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। अब बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चंस आपने दिए हैं, तो बच्चा ये इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है। आप अगर गौर से देखो तो ये सब पिद्दी पिद्दी क्वेश्चंस हैं, ये सब वो जो कि खामखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, बट है तो पिद्दी पिद्दी ना। अब इतना तो करना पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूं। इतना भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अभी भी टाइम है, आज का टाइम है, कल का टाइम है आपके पास। How the Valencian size of atom of an element changes when you move from top to bottom in group and left to right in period in modern periodic table। मतलब जब आप आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हो और टॉप से बॉटम आते हो, तो आपको बताना है वैलेंसी मतलब संयोजकता, और साइज ऑफ एटम मतलब परमाणु का आकार में कैसा परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12। एक परमाणु है, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 12। तो उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या क्या, आइडेंटिफाई राइट एलिमेंट ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट। अब सिंपल सी बात है, 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का, सबको पता है यहाँ पे 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। आइडेंटिफाई, उसके बाद राइट द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब 12 मतलब होता है भैया 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, तो शॉर्टकट निकल गया कि इसका ग्रुप कौन सा होगा, दूसरा ग्रुप। ठीक है, ये शॉर्टकट्स होते हैं। उसके बाद राइट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन से पीरियड का है, मैग्नीशियम, तो पहले पीरियड में होता है हाइड्रोजन, है ना। दूसरे पीरियड में होता है आपका कौन, लिथियम, और तीसरे पीरियड में होता है सोडियम, तो सोडियम के सामने मैग्नीशियम। तीसरा पीरियड, तीसरा जो है आवर्त है इसका। ठीक, ये सब शॉर्टकट्स होते हैं बच्चों। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों वाला ही लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, पहले में 2 फिर 8 और फिर 2 हो गया। बड़े में जाओगे 11th क्लास में जाओगे तो इसी को लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, ये 11th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते हैं और 10th में ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, What are the reason of keeping inert gas in a separate group, right? जो आपका अक्रिय गैस है, मतलब जो आपका ग्रुप 18 है, 18वां ग्रुप है, नोबल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं उसको अलग से क्यों रखा गया है, क्योंकि ना उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है और उन्हें बॉन्ड बनाने के लिए, उनको इलेक्ट्रॉन पाने के लिए बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे आपको सार में मिल जाएंगे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो उपलब्ध कराऊंगा जल्द से जल्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। अब आवर एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक समथिंग, लेट मी चेक। हाँ, सब सही है। तो इसमें है व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल,
what is abiotic compound, what is biotic component, do you think the increase in human population has any effect of tigers population, what is biomass, what is decomposer, what is ecology, what is called ecosystem। ठीक, तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि देखो इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जिसका एग्जैक्ट हिंदी मतलब तो मेरे को भी नहीं पता है ना। ऑल्दो आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, मजाक नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, 8th के बाद मैंने हिंदी मीडियम ही ज्वाइन किया था, बट हिंदी मीडियम था तो मैंने कभी ठेठ हिंदी मीडियम की पढ़ाई नहीं की, मैं बस पेपर लिखता था हिंदी में, बाकी पढ़ाई लिखा अंग्रेजी में ही करता था। लेकिन हाँ मुझे हिंदी पता है, लेकिन आप मुझे बोलोगे ट्रॉपिक लेवल, तो लेवल मतलब स्तर होता है, और ट्रॉपिक को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊष्मीय, ऊष्मीय ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है अभी कि क्या इसका मतलब होगा। तो हिंदी मीडियम वाले नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक है, 10th अनलॉक 95+ का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां आप जुड़ो जाके, और वहां पे नहीं जुड़ सकते तो इंस्टाग्राम पे तो सबके सब हो ना, तो इंस्टाग्राम पे ऋतिक SR झा करके सर्च मारो, या फिर नीचे लिंक दिया वहां जाओ और मुझे डायरेक्ट मैसेज करो कि मुझे इश्यूज आ रहा है, और मैं फिर आपको समझाऊंगा, है ना, और PDF तैयार करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ऐसा मत समझना कि मैं हिंदी मीडियम के लेवल नहीं हूँ। नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मतलब विद्युत धारा और सर्किट। तो इसमें देखो ओम्स लॉ आपको लिखना है, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको लिखना है, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट इस सब सारे क्वेश्चंस को कर लेना। और लगे कुछ के नहीं सर आप बताओ पढ़ाओ, देखो 10th में रीच बहुत कम जाती है, बच्चे लोग जो है देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कॉमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मजा नहीं आता है, सही बताऊं तो 12th में काफी अच्छा रीच जाता है, 3000 4000 आराम चले जाता है। तो 10th वाले रीच बढ़ाओ, शेयर करो मैक्सिमम। आपका SST भी बचा हुआ है, समझ रहे हो बात को, उसमें भी ऐसा बन के तैयार हो चुका है, तो मैं वो डालूंगा, कम से कम रीच जाएगा तो मैं क्यों ही एफर्ट करूँ, सिंपल सी बात है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी में, जहां आपको इश्यूज हो सकते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस में हमारे पास 3 अलग अलग सेक्शन है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें से मैंने देखो लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दे के रखे हैं, देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइफ प्रोसेस का करना है। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके भी देखो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ दे दिए हैं, सारे क्वेश्चंस। ठीक, फिर मेटल्स एंड मेटलर्जी, इसका भी मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगा दिए हैं, सब क्वेश्चंस यही करना है आपको, एग्जाम में जाना है। ठीक है, उसके बाद 10th चैप्टर आता है लाइट, जिसमें आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन, इसके भी देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। अब ये मत कहना कि सर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अरे ज्यादा नहीं है, आप लिखा हुआ है डिफाइन रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। अब ये क्या क्वेश्चन, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, तो छोटे क्वेश्चन संख्या बढ़ा रहे हैं। फिर केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, अगर आप गौर से देखें, ठीक, ये 3 मार्क्स का आता है, इसके भी मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख कर रखे हुए हैं, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स के भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 12वां चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसमें भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की 3 मुख्य कौन कौन से गुण है, डिस्क्राइब वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ AC इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, discuss electric motor under the following heads, describe electric generator under following heads, what is Fleming left hand right hand rule। हाँ देखो ये पहला वाला क्वेश्चन और ये 5वां सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर 13th में अगर हम जाते हैं, 13th में एक मिनट रुको, 13th में हम जाते हैं तो हमें मिलता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस, है ना। इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको देख रखा है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन और उत्तल दर्पण में अंतर, व्हाट इज लेंस, लेंस क्या है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ लेंस, लेंस के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति से आप क्या समझते हो,
राइट एनी 3 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, अवतल और उत्तल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए। प्रूव फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब आपको प्रूफ करना है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब फोकल लंबाई वक्रता त्रिज्या की जस्ट आधी होती है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बाय टचिंग एंड सीइंग, आप मतलब समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बस पहला छूकर और दूसरा देखकर कैसे पहचानेंगे। फिर 14 चैप्टर हमारे पास है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमारे पास है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें के भी सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रीजनरेशन, व्हाट इज स्पोर, व्हाट इज बडिंग, व्हाट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, वो फुल फॉर्म ऑफ एड्स, व्हाट इज गैमेट्स, व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज जाइगोट। उसके बाद सारे क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। 15 चैप्टर हमारे पास है हेरिडिटी, यहाँ से भी मैंने सारे क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कैरेक्टर, हाउ कैन द स्टडी ऑफ हेरिडिटी हेल्प अस फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप सॉल्यूशन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑन व्हाट प्लांट ही यूज्ड हिज एक्सपेरिमेंट, राइट टू रीजन फॉर द सिलेक्शन of that plant, explain Mendel law of heredity and its importance, explain with diagram sex determination in human being, ये सारे क्वेश्चन। फिर 16 में है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बनिक रसायन का पार्ट है ये। इसमें क्या है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल नाम है इसका, बहुत आसान होता है। व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3OH, मेथनॉल है इसका नाम, है ना। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3COOH, है ना, इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। उसके बाद व्हाट इज बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट क्या होता है, ठीक। उसके बाद व्हाट आर पॉलीमर्स, बहुलक क्या है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ईस्ट, ईस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और 17 चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यहाँ से हाउ आर सोप मिसल्स फॉर्म डिस्क्राइब, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड and any 2 uses of bleaching powder, write the various step of manufacture of cement, write chemical equation for the preparation of plaster of Paris, due to which property of plaster of Paris it is used for support of fractured bones, explain the method of preparation of glass under the following point, explain the manufacture of glass under the following heading, material required, ठीक है, ये करना है। फिर लास्ट चैप्टर हमारा होता है 18th एनर्जी फॉर्म्स एंड रिसोर्सेज, इसमें भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक जगह पे लिख दिए हैं। तो इस तरीके से ये सारे 18 चैप्टर का बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के, कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको देने की कोशिश की गई है। पूरा वीडियो आप देखेंगे, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो आप देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक जो लास्ट तक आए होंगे उन्हीं के लिए, वो ये है कि बच्चा आप अगर ये पूरा PDF कर लोगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, और मैं ये चीज़ फेक नहीं रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, दूसरी बात मैं आपको ये समझा दूं अच्छे से कि आप जब एग्जाम देंगे साइंस का तो उसमें लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं थोड़ी बहुत बातें लास्ट में आपको बताऊंगा जब आपका एग्जाम होगा ना, उससे मान लो शाम को, कल एग्जाम है तो आज शाम को मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपसे उस दिन कि एक साइंस के पेपर में क्या गलतियां नहीं करनी होती है। इतना आप कीजिए, आपको जहां जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पास मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहां जाके मुझे मैसेज कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं प्रॉपर जो है जो भी मुझे लगेगा वो मैं गाइड कर दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखिए अच्छे से।